स्वतंत्र वीर सावरकर, इस फिल्म के लिए एक नए शब्द का प्रयोग हो रहा है। मेरा जवाब है कि एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। एंटी प्रोपेगेंडा यानी दशकों से समाज में घुसे हुए प्रोपेगेंडा को तोड़ने वाली फिल्म है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। कैसे अचानक से एंटी प्रोपेगेंडा फिल्मों की बाढ़ आ गई और पहले ऐसी फिल्में क्यों नहीं बन पाती थी? कौन था इन्हें रोकने वाला? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वतंत्र वीर सावरकर भारत के सिनेमाघरों में 22 मार्च को कदाचित भारत के इतिहास की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म आने वाली है। और इस फिल्म के ट्रेलर के साथ ही इस फिल्म को एक पक्ष ने प्रोपेगेंडा कहना प्रारंभ कर दिया है। अंग्रेजों के साथ खड़े थे वही। और ऐसे लोगों को रणदीप हुड्डा का खुले मंच से उत्तर है। हाँ, मेरा जवाब है कि एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। और जब ट्रेलर देखते हैं तो वो ट्रेलर कहता है, आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? और बात केवल यही नहीं रुकी। रणदीप से पूछा गया कि किसने सावरकर की कहानी को लोगों के सामने नहीं आने दिया। सावरकर की सच्चाई को किसने दबा दिया? पहले अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस ने। फिर पूछा गया जो लोग सावरकर को माफी वीर कहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो लोग सावरकर को माफी वीर कहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? थप्पड़। फिर एक स्थान पर पूछा गया कि कौन है जो सावरकर को माफी वीर बोलकर बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी का नाम ले लिया। अब लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, माफी वीर बोलते हैं। मैंने सुना है राहुल गांधी जी ने बोला था माफी वीर। तो इन सभी बयानों के बाद एक द्वंद सा छिड़ चुका है। और जैसा कि अक्सर होता है, सावरकर के नाम पर लोग दो धुरियों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी का अपना अपना पॉलिटिकल ओपिनियन है। और ये फिल्म एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की क्षमता भी रखती है। और सबसे बड़ी बात, एक सार्थक डिस्कशन इस सब के अराउंड हो रहा है। पहली बात तो आई फाइंड दिस नैरेटिव राइट नाउ, सावरकर माफी वीर नहीं थे। लेकिन फिल्म केवल सावरकर पर नहीं बन रही। एक यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 अभी 2 सप्ताह पहले आई थी और उसने बताया कि कश्मीर से आर्टिकल 370 कैसे कैसे हटाया गया। फिल्म मात्र 20 करोड़ में बनी थी और अभी तक 60 करोड़ के आसपास कमा चुकी है। और जानकारों का मानना है कि ग्लोबली 100 करोड़ आराम से पार कर लेगी, भारत में 75 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी फिल्म नैरेटिव बनाने और कमाई करने दोनों में सफल रही। और नैरेटिव सावरकर से भी बनेगा। लेकिन जब रणदीप से पूछा गया कि सुनियोजित ढंग से इस फिल्म को चुनावी वर्ष में लाया जा रहा है तो रणदीप का यह उत्तर था, चुनावी मौसम में फिल्म आ रही है तो ये मैं 15 सियासी अगस्त को हथियार रिलीज तो नहीं करना बन चाहता जाएगी? था, पिछले 15 अगस्त को। अच्छा। पर वो जैसा फिल्मों में होता है वो बन नहीं पाया प्रोग्राम। फिर मैं 26 जनवरी को रिलीज करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि एक देश के बड़े दिन पे ये पिक्चर रिलीज हो। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मार्टर्स डे ही हमारे लिए एक अच्छा दिन बना। और कुछ मिलता जुलता ही उत्तर आर्टिकल 370 की टीम का भी था। और इस चुनावी वर्ष में इस प्रकार का नैरेटिव बनाती ना अनेकों फिल्में हैं। अगले सप्ताह आदा शर्मा की फिल्म बस्तर दिखेगी। और भारत में हमने अक्सर देखा है कि माओइस्ट आइडियोलॉजी पर बनी फिल्म्स अक्सर उन्हें जस्टिफाई करती दिखती हैं। फिर चाहे वो प्रकाश झा की चक्रव्यूह हो या फिर राजकुमार राव की न्यूटन, सब में ना अंत में नक्सलवाद को सही ठहरा दिया जाता है। लेकिन इस बार नक्सलिज्म को सही नहीं ठहराया जा रहा है। और साथ में जेएनयू का भी दिखाया जा रहा है कि जेएनयू स्टूडेंट्स ने नक्सलियों द्वारा 76 जवानों के बलिदान के समाचारों पर हर्ष मनाया था। तो नैरेटिव तो ये भी सेट करेगी ही। और इन सब के अलावा कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, वो भी इन्हीं चुनावों के ऋतु में आएगी, जिसमें इतिहास में दर्ज वो कांड दिखेगा जब भारत कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं इंदिरा गांधी के इशारों पर चल रहा था और लोग इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा रहे थे। वो फिल्म भी डिक्टेटरशिप की डिबेट में बढ़िया नैरेटिव बनाएगी। उधर से मोदी के नाम पर 2002 के ऊपर सबसे अधिक राजनीति हुई, कई फिल्में भी बनी जिसमें गोधरा को एक्सक्लूड करते हुए पूरा नैरेटिव बना दिया गया। अब फाइनली उसी गोधरा कांड पर फिल्म बनेगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मात्र चुनावी वर्ष में ही इस प्रकार की एंटी प्रोपेगेंडा फिल्में आई हैं। इससे पहले केरला स्टोरी, वैक्सीन वॉर, कश्मीर फाइल्स, ये सभी आ चुकी हैं। अब चलिए इन एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म्स में कैरेक्टर आर्क की बात करते हैं। यानी एक किरदार फिल्म में कैसे बदलता हुआ दिखेगा वास्तविक दिखने के लिए, जिसके लिए अभिनेता भिन्न भिन्न चीजें ट्राई भी करते हैं। उदाहरण के रूप में रणदीप हुड्डा ने महीनों तक मात्र एक खजूर और एक गिलास दूध में निकाला और उसके बाद उन्होंने 26 किलो वेट कम किया और अपना सर भी मुंडवा लिया ताकि वो वीर सावरकर जैसे दिख सके, रियलिस्टिक लगे। अपना एक्टर्स का तो एक काम है और उसके लिए सर मुंडवाना पड़े तो वो भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि इनकी पूरी इंडस्ट्री
लुक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। दूसरी ओर इन्हें पता भी है कि सर मुंडवाने के बाद बाल वापस उग जाएंगे। लेकिन यदि आपका गंजापन बढ़ रहा है और या ये जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है तो भाई आपके बाल वापस नहीं उगेंगे, जिससे किसी का भी व्यक्तित्व और कॉन्फिडेंस दोनों गिर सकते हैं। पर यहाँ अमेजिंग बात यह है कि इस जेनेटिक हेयर लॉस को भी डिले किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ना एक्शन थोड़ा टाइमली लेना पड़ेगा। बेसिकली हेयर लॉस की ना कुछ स्टेजेस होती हैं। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो आपकी हेल्प हो सकती है और आपके हेयर लॉस को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो कदाचित कुछ भी आपके काम नहीं आएगा। और ये हेल्प आपको कौन दे सकता है? उसके लिए है ट्राया, जिसकी एडवांस्ड हेयर ग्रोथ रूटीन्स के रूप में जेनेटिक हेयर लॉस का ट्रीटमेंट है, जो मैंने स्वयं भी ट्राई किया है। अगर आप अनुज को देखें तो उसे हेयर लॉस हुआ और ये हेयर लॉस ना एक निश्चित आयु के बाद हुआ। जब मैं उस आयु में पहुंचा तो भाई सेम चीज मुझे एक्सपीरियंस होने लगी। अब मैं चाहता था कि ये और आगे ना बढ़े, इसीलिए मैंने ट्राया की मदद ली। इनके हेयर टेस्ट के जरिए ट्राया ने मेरे हेयर लॉस के स्टेज और मेरे जेनेटिक हेयर लॉस को तेज करने वाले कारण और उसका टाइप ये सब बताकर एक कस्टमाइज्ड किट तैयार की, जिससे मुझे बहुत मदद मिली और बाल ना बच गए। फिर मैंने इनके रिव्यूज भी पढ़े थे और उन रिव्यूज को पढ़कर ये पता चला कि हमारी तरह 93% कस्टमर्स ने ट्राया के साथ विजिबल रिजल्ट देखे हैं। अगर आप भी हेयर लॉस से गुजर रहे हैं और इससे बचना चाहते हैं तो ट्राया का ऐप डाउनलोड करके अपना फ्री हेयर टेस्ट लें, अपना 1 मंथ कस्टमाइज्ड किट खरीदें और 5-6 महीने में ना रिजल्ट्स देखें। और इसके लिए मेरा कोड AK20 यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जल्दी करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों जगह दे दिया है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, रणदीप हुड्डा द्वारा एंटी प्रोपेगेंडा नाम के जो शब्द प्रयोग में लाया गया है, ये बहुत एप्ट बैठता दिखता है, क्योंकि ये फिल्में उस प्रोपेगेंडा को ही तोड़ने का प्रयास दिखती हैं जो वर्षों तक किया गया है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर के लिए कायर जैसा शब्द प्रयोग किया था, जिस पर उनके विरुद्ध डेफेमेशन केस भी हुआ था। पर वो ऐसे अकेले नहीं थे। कांग्रेस लीडर BK हरिप्रसाद ने भी सावरकर को कायर कहा था। राहुल गांधी ने ही सावरकर के लिए माफी वीर जैसे शब्द प्रयोग किए थे और ये शब्द ऐसे सैकड़ों लोगों द्वारा यूज किए गए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड्स चलवाए गए हैं। ये उस व्यक्ति के विरुद्ध किया गया था जिसे 28 वर्ष की उम्र में काला पानी भेज दिया गया था, पूरी उम्र के लिए, जहां व्यक्ति को कोलू के बैल की तरह जोत दिया जाता था और दिन भर काम करवाया जाता था, एट टाइम्स बिना खाना दिए। इस स्थिति का मूल्यांकन आप नेहरू जी या गांधी जी को जिस जेल में डाला गया था उससे करके देखिए। रणदीप हुड्डा के एक बयान के अनुसार उनकी फिल्म इस पूरे प्रोपेगेंडा को तोड़ देगी और इसी कारण से ये एक एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म कही गई। कश्मीर फाइल्स पर चलते हैं। 1990 में लाखों कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर वैली छोड़नी पड़ी थी, पर उसके बाद भी सालों तक उनका संहार होता रहा। 1993 में किश्तवाड़ में 16 हिंदू लोगों को चिन्हित करके बस से उतारकर कश्मीरी आतंकियों ने समाप्त कर दिया। 1998 में हिजबुल द्वारा चिन्हित करके 35 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। 1998 में कश्मीर के वंधवा में 23 हिंदुओं को पुनः चिन्हित करके आतंकियों द्वारा खत्म कर दिया गया। 1998 में ही कश्मीर के चापनारी में एक शादी के मध्य 25 हिंदुओं का संहार हुआ। 1998 में ही जम्मू के प्राणकोटे में 26 हिंदुओं को बर्बरता से मार दिया गया। गोली नहीं मारी गई, वही काम किया गया जिसके खुले आम नारे सड़कों पर आजकल लगते दिखते हैं आपको। 2001 में 17 हिंदू किश्तवाड़ में चिन्हित करके समाप्त किए गए। 2002 में कश्मीर में ही 29 हिंदू फिर चिन्हित करके समाप्त किए गए। 2003 में नदी मार्ग में 24 हिंदुओं के साथ वही किया गया जो कश्मीर फाइल्स के अंतिम दृश्य में दिखाया गया था। और ऐसे कितने ही इंसिडेंट्स गिनवाऊं मैं आपको। ये केवल वो इंसिडेंट्स हैं जहां धर्म देखकर चिन्हित करके लोग समाप्त किए गए, पर उसके बाद भी मीडिया में रिपोर्ट किया जाता था कि ये लोग ऐसा डिजर्व करते हैं। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. कश्मीर फाइल्स ने इस प्रोपेगेंडा को तोड़ा। यही एक एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म होती है। केरला स्टोरी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिल्म बनी थी, जिसने लव जिहाद जैसे मुद्दे पर फैलाया गया प्रोपेगेंडा हटाया था। और इस प्रकार की कई फिल्में इस समय आ रही हैं, जिनमें से एक है सावरकर पर और दूसरी है गोधरा पर। जब हम गुजरात 2002 की घटनाओं की बात करते हैं तो हम गोधरा को भूल जाते हैं, एक बने बनाए प्रोपेगेंडा के कारण। उस घटना को याद दिलवाना ही एंटी प्रोपेगेंडा है। प्रश्न केवल इतना उठता है कि ये फिल्में और ऐसे विषय पहले क्यों नहीं उठाए जा सके। इसके लिए बॉलीवुड के इतिहास को समझना होगा।
चलिए इतिहास की यात्रा करने के लिए कमर कस लीजिए। आज आपको बॉलीवुड के बदलते स्वरूप को दिखाते हैं मात्र बॉलीवुड की फिल्मों के नाम बताकर। 1913 पहली फिल्म बनती है राजा हरिश्चंद्र और उसी वर्ष में दूसरी फिल्म बनती है मोहिनी भस्मासुर और 1914 में सत्यवान सावित्री और भस्मासुर। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी और उस समय साइलेंट फिल्में बनती थी, तो साइलेंट फिल्मों में क्या हिंदी और क्या तमिल। उधर तमिल इंडस्ट्री में कीचक वधम बनी 1917 में। अब 1920 में आते हैं और हमें बालिका वधु, कंसवध, दक्ष यज्ञ, कृष्ण सुदामा, लवकुश, महाभारत, नरसिंह अवतार, नरसिंह मेहता, राम जन्म, राम और माया, मैक्सिमम फिल्में भगवानों के बारे में बनती हुई दिखती हैं। एक दो फिल्में सोशल मैसेज दे रही थी और एक फिल्म लव स्टोरी भी बनी थी। 1921 में भी वही ट्रेंड दिखता है। भक्त विदुर से लेकर नल दमयंती तक उसी प्रकार की फिल्में थी। फिर 1929 तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी फिल्में जो हिंदू धर्म के ऊपर बन रही थी वो कम अवश्य होती हैं, परंतु भक्त सूरदास, दशरथ राम, इसकी जैसी फिल्में जो है ना अभी भी बन रही होती हैं। और अभी तक मैक्सिमम फिल्मों के जो नाम हैं वो शुद्ध हिंदी वाले हैं। लेकिन तभी 1931 में आलम आरा आती है और ये दौर बोलती फिल्मों का दौर होता है। फिर 1932 में अली बाबा चालीस चोर, बुलबुले बगदाद जैसी उर्दू नाम वाली फिल्में आ जाती हैं। लेकिन अयोध्या का राजा, भक्त प्रहलाद, भस्मासुर मोहिनी जैसी फिल्में भी होती हैं। और 1939 तक स्थिति ऐसी हो गई कि अलादीन का बेटा नाम की फिल्म तो बनी, पर पूरे वर्ष में एक भी फिल्म हिंदू डिवोशन पर नहीं बनी, जो कि अब से एक दशक पहले तक हर वर्ष कई बन रही थी। 1940 के दशक में ऑलमोस्ट सभी फिल्मों के नाम उर्दू में होने लगे थे, जो अब से कुछ वर्ष पहले तक मात्र शुद्ध हिंदी के नाम थे। 1949 तक इक्का दुक्का रामायण महाभारत पर फिल्में बन रही थी, वो भी अब बननी बंद हो जाती हैं। अब भूले भटके ही इस प्रकार की कोई फिल्म देखने को मिलती है। 1951 में आवारा, 1960 में छलिया बनी, जो कि पत्नी को त्यागने की स्टोरी पर आधारित थी और उसका ब्लेम डाला गया भगवान राम पर। गली गली सीता रोई जैसे गाने भी डाले गए। फिर आए दम मारो दम जैसे गाने, जिसमें नशा करते हुए हरे कृष्णा हरे राम गाने की सलाह दी गई। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया वाल अपना। इनके जैसे लिरिक्स भी मेन स्ट्रीम होने लगे थे। लेकिन इसी बीच में पेट्रियाटिक फिल्म्स भी आने लगी थी। 1948 में दिलीप कुमार की फिल्म आई शहीद। महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की। ये फिल्म भारत छोड़ो आंदोलन के प्रेमाइस पर बनी और दिखाया गया कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया और अंग्रेज भाग गए। स्वतंत्रता दिलाने का पूरा श्रेय एक फिल्म बना के गांधी जी को चला गया, स्वतंत्रता मिलने के मात्र एक वर्ष के बाद। इससे पहले 1944 में गांधी जी के ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा चुकी थी। डॉक्यूमेंट्री का नाम था महात्मा गांधी 20th सेंचुरीज प्रॉफिट। उधर से 1954 में भगत सिंह पर भी फिल्म बनी। यदि भगत सिंह की लाइफ पर फिल्में देखें तो 1963 में शम्मी कपूर वाली और 1965 में मनोज कुमार वाली भी बनी। उधर से गांधी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए बड़े से बड़ा डायरेक्टर नेहरू जी के पास आ रहा था और डिस्कस कर रहा था कि कैसी फिल्म बननी चाहिए। और नेहरू जी बता रहे थे कि गांधी जी को ना भगवान जैसा नहीं दिखाना है, थोड़ा सा इंसान जैसा भी दिखाना है। रिचर्ड एटनबरो से जो नेहरू जी की बात चल रही थी 1959 में गांधी जी पर फिल्म बनाने के लिए, वो फलीभूत हुई 1982 में, जब रिचर्ड ने गांधी के ऊपर एक एपिक बनाई, जिसे भारतीय सरकार ने भी खूब प्रमोट किया। और करते भी क्यों ना, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए भारत की सरकार ने $10 मिलियन दिए थे उस समय। लेकिन 1982 की इस फिल्म से पहले 1963 में गांधी जी की मृत्यु पर 9 Hours to Rama भी बनी। ये भी हॉलीवुड की फिल्म थी। इसके अलावा ऑलमोस्ट हर फिल्म जो थोड़ी बहुत भी पेट्रियाटिक थी, चाहे वो नया दौर हो या कोई और, सब में सटल तरीके से गांधी, नेहरू या उनकी पॉलिटिक्स को गुड लाइट में दिखाया जाता था। लेकिन इनके अलावा बाकी के फ्रीडम फाइटर्स उपेक्षित ही रह गए। अब देखते हैं कि नेहरू जी के टाइम में क्या क्या नीतियां थी और उन नीतियों के कारण कैसी कैसी फिल्में बन रही थी। उसके लिए अगले चैप्टर में चलते हैं। देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका कोई प्रमाण तो नहीं दिया जा सकता, पर एक पैटर्न अवश्य है कि सेंटर में जिस विचार की सरकार है, आपको वैसी ही फिल्में भी देखने को मिलेंगी। सावरकर या कश्मीर फाइल्स जैसी जो फिल्में अब बन रही हैं वो पहले नहीं बनती थी, और इसका एक ऐतिहासिक कारण है।
उसे पाकिस्तान के उदाहरण से समझते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में थी और पाकिस्तान की लाहौर में। भारत में 1947 के बाद जो फिल्में बनी, उन फिल्मों में आपको मेंशन मिलता है नेशन बिल्डिंग के बारे में या फिर पॉलिटिकल नेताओं का रेफरेंस, जैसे कि गांधी का या नेहरू का, या कुछ केसेस में लाल बहादुर शास्त्री का एज नेशन बिल्डर्स। स्ट्रेंजली 1947 के बाद बनी फिल्मों में आपको विभाजन का, पाकिस्तान का या कश्मीर का मेंशन तक नहीं मिलता है, जबकि कदाचित ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। इसके विपरीत पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स 1948 में ही कश्मीर हमारा है नाम की फिल्म बना चुके थे और इसे बनाने वाले दिल्ली से लाहौर माइग्रेट हुए थे। भारत की फिल्मों में पाकिस्तान का मेंशन करने के लिए पड़ोसी मुल्क या विदेशी हाथ, इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। 1964 में भारत चीन युद्ध पर बनी फिल्म हकीकत आई थी, जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। 1971 में पुनः भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1973 में बनी फिल्म हिंदुस्तान की कसम में पहली बार पाकिस्तान को एक शत्रु देश के रूप में दिखाया गया। क्या आप इसका कारण जानते हैं? फिल्मिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल नाम की ये पुस्तक, जिसे मीनाक्षी भरत ने लिखा है, वो मेंशन करती है कि 1971 तक भारत की किसी भी फिल्म में पाकिस्तान को एक शत्रु देश के रूप में दिखाया जाना कानूनी रूप से अवैध था। सो बेसिकली इतने युद्ध थोपे जाने के बाद भी पाकिस्तान पर फिल्म नहीं बन सकती थी। तो आप सोचिए कि सावरकर या आतंकवाद का सत्य दिखाती फिल्में कैसे ही बनती। इनफैक्ट जो फिल्में बन रही थी वो सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म जैसी नेहरूवियन पॉलिसीज पर बनती थी, जैसे कि नया दौर, श्री 420, 2 बीघा जमीन। इसके विपरीत पाकिस्तान में 1965 में आरजू, 1969 में कसम उस वतन की और 1971 में ये अमन जैसी फिल्में आ रही थी, जिसमें भारत को एक शत्रु देश के रूप में ही दिखाया गया था। 1973 के बाद भी नाम मात्र किसी फिल्म में पाकिस्तान का जिक्र होता है और यह 1996 तक ऐसे ही चलता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। इसके बाद स्थिति बदलती है। 1997 में फिल्म बॉर्डर रिलीज होती है, भरपूर जिंगोइज्म और पाकिस्तान बैशिंग के साथ। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी रही थी और एक इमोशन बन गई थी। इसके बाद साल 2000 में आई थी पुकार, अनिल कपूर की फिल्म। इसका एक डायलॉग सुनिए। कारगिल का एक पत्थर तो ले जा नहीं सके, कश्मीर का सेब खाने का ख्वाब देख रहे हो। 2001 में फिल्म गदर रिलीज हुई थी, जिसमें अकेला भारतीय पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म के 5 करोड़ टिकट बिके थे, जो 100 साल में नहीं हुआ था। इसके बाद माँ तुझे सलाम और एलओसी कारगिल जैसी फिल्में आती हैं, फुल ऑफ पाकिस्तान बैशिंग। और एलओसी कारगिल की स्क्रीनिंग में स्वयं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। तो जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, अचानक से पाकिस्तान पर बनी फिल्में बढ़ गई थी। पर जैसे ही 2004 में बीजेपी की सरकार गई, वीर ज़ारा और मैं हूं ना जैसी फिल्में आई, जिसमें पाकिस्तान का एक न्यूट्रल सा पर्सपेक्टिव था। 2004 में जैसे ही बीजेपी की सरकार गई थी, एक नई कहानी आरंभ हो गई थी, जिसमें अनेकों पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम मिलने लगा था, जो लगभग 2016 तक चला और उरी में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद बंद हुआ। ये वो समय था जब पाकिस्तान के अनेक कलाकार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई भारतीय कलाकारों से अधिक काम करते थे और टीवी पर कुछ ऐसी डिबेट्स होती थी कि हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पे भीख देते हैं। अगर ये गाना ऐसे सुनाया जाता था तो आपको कोई सुन नहीं सकते, लेकिन आज द पीपल इन द स्टूडियो एंड रिकॉर्डिंग, पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ, वो सिंगर नहीं है जो बेसुरे आवाज को मशीनों से सुर। 2014 में जैसे ही फिर से सरकार बदली, आप फिल्मों का बदला हुआ स्वरूप देख सकते हैं, जो आज इस स्तर तक पहुंचा है कि एंटी प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं और सक्सेसफुल भी हो रही हैं। 1910 के दशक से मुंबई में फिल्में बनती हैं। विनायक दामोदर सावरकर पर हिंदी फिल्म के इतिहास में किसी ने फिल्म बनाने का साहस नहीं किया। वो फिल्म 2024 में आ रही है। यह प्रमाणित करने के लिए कोई कागज नहीं है, पर जैसी सरकार केंद्र में होती है, वैसी ही फिल्में आप देखते हैं। एंटी प्रोपेगेंडा फिल्में पहले ना बन पाने का यह एक कारण था। दूसरा कारण आगे देखते हैं। देखिए, जैसी सरकार वैसी फिल्में एक कारण हो सकता है, पर एकमात्र कारण नहीं है। एंटी प्रोपेगेंडा फिल्में ना बन पाने का दूसरा कारण साम्यवादी विचारधारा का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर आधिपत्य भी माना जा सकता है। ये कैसे हुआ, इसे समझते हैं। 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिसके रूट्स उस ऑर्गेनाइजेशन से बताए जाते हैं जो कभी सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी, जिन्हें टू नेशन थ्योरी का जनक माना जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित राइटर्स में हामिद अख्तर, फैज अहमद फैज, साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम, इस प्रकार के नाम आते थे। अब 1943 में एक दूसरी एसोसिएशन बनती है, IPTA, यानी कि इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन।
IPTA। ये वो समय था जब थिएटर और सिनेमा पॉपुलर इमेजिनेशन को कैप्चर करने लगा था और IPTA का उद्देश्य कम्युनिस्ट मैसेज को सामान्य लोगों तक पहुंचाना था कला के माध्यम से। IPTA और प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के मेंबर्स तक सिमिलर थे। उदाहरण के लिए उत्पल दत्त ऑफिशियली कम्युनिस्ट थे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत में डांस और ड्रामा ग्रुप्स भेजने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी के स्वयं के क्लेम के अनुसार 1943 में इस ग्रुप ने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। 1947 में इन्होंने 800 से अधिक गाने बनाए थे और 50 लाख से अधिक लोगों तक ये पहुंच गए थे। 1957 में IPTA को नेहरू जी के प्रभाव से संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया, जिसका मतलब था कि अब IPTA डिसाइड करेगा कि कौन सा आर्ट अच्छा है कौन सा बुरा। जो सामने झुक गया उसका करियर बन गया और जो नहीं झुका वो बर्बाद हो गया। लगभग अगले 30 वर्षों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री साम्यवादियों के कब्जे में रही। 2003 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में सावरकर की तस्वीर तक का विरोध कर दिया था। अब सोचिए, ये लोग जिस बॉलीवुड पर राज कर रहे थे वहां सावरकर पर फिल्म कैसे बन सकती थी। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा रीजन था अंडरवर्ल्ड। 2011 के विकीलीक्स बताते हैं कि कैसे बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की फंडिंग होती थी। आरंभ में फिल्मों में पैसा लगाने से लेकर अरब और अन्य मुस्लिम देशों में अल मंसूर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोलकर बॉलीवुड की फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन तक करना उन देशों में फिल्मों की कास्टिंग से लेकर स्क्रिप्ट तक दाऊद गैंग के हाथ में होती थी। ये सब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में लिखा है। क्या ऐसे सिनेरियो में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की कहानी सिनेमा पर आ सकती थी? क्या केरला स्टोरी या सावरकर जैसी कोई भी एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म सामने लाई जा सकती थी? इम्पॉसिबल था। पर आज समय बदला है तो ये सब समक्ष आ रहा है। क्यों आवश्यक है इन एंटी प्रोपेगेंडा फिल्मों का आना, वो आगे देखते हैं। एंटी प्रोपेगेंडा फिल्में क्यों आवश्यक है, इसके लिए ना मैं आपको एक रिसर्च दिखाता हूं जो फिल्मों का आपके ऊपर असर दिखाती है। ट्रुथ इनिशिएटिव, यह एक नॉन प्रॉफिट टोबैको कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल रिसर्च के अनुसार जितना बच्चे स्मोकिंग के दृश्य फिल्मों में देखते हैं उतना ही सीखते हैं। 44% किशोर जो सिगरेट पीते हैं वो फिल्मों से ही सीखते हैं। यदि हिंदी फिल्म के इन्फ्लुएंस को देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित इस आर्टिकल के अनुसार भारत का 54% युवा और 30% आम जनता बॉलीवुड की किसी ना किसी फिल्म को देखकर सिगरेट पीना सीखते हैं। 2017 में की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार भारत में किशोरावस्था में पहुंचे बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन भयाक्रांत रूप से करने लगे हैं। शराब का केस भी कुछ ऐसा ही है। 2012 में हुए एक 6500 किशोरों पर हुए सर्वे के अनुसार फिल्में देखने वाले किशोर 2 से 3 गुना अधिक शराब की चपेट में आ जाते हैं। 2014 में हुए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के सर्वे में भी यही कुछ निकल कर आया। फिर 2009 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस रिपोर्ट में भी यही कुछ बताया गया। TTC की रिपोर्ट के अनुसार फिल्मी पर्दे पर हुई महिलाओं पर यौन हिंसा वास्तविक जीवन में ये भी यौनाचार व्याभिचार को बढ़ाती हैं। ऐसी ही रिपोर्ट टेलीग्राफ में भी छपी थी। फरवरी 2013 में आइटम गानों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था आइटम गानों को अडल्ट की श्रेणी में डालते हुए, क्योंकि दिसंबर 2012 में निर्भया प्रकरण हुआ था और सरकार का इनडायरेक्टली मानना था कि इन गानों में और इन गानों से महिलाओं पर यौन हिंसा बढ़ती है। कहने का अर्थ यह है कि फिल्में आपके जीवन को बहुत सटल तरीके से प्रभावित करती हैं। जब फिल्में आपको सिगरेट पिला सकती हैं तो प्रोपेगेंडा भी आपके दिमाग से साफ कर सकती हैं। और भारत में इतिहास के रूप में जितना प्रोपेगेंडा उगाया गया है वो साफ होना आवश्यक है। बस इसी कारण एंटी प्रोपेगेंडा फिल्में आवश्यक है। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने परिजनों के साथ अवश्य शेयर करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ट्राया किट में 20% डिस्काउंट के लिए AK20 कोड का प्रयोग करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो वीडियो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको भारत में डिक्टेटरशिप आ चुकी है या नहीं उसके बारे में क्लैरिटी से बताएगी। इस वीडियो को भी अवश्य देखिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।